सत्ता यानी पावर। इसे पाने की, इसे बनाए रखने की जो चाहत है ना, वो शायद इंसानियत जितनी ही पुरानी है। ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम पता है कभी नहीं बदलते। बदलते हैं तो कौन? सिर्फ खिलाड़ी। और हां, खेल का मैदान। सच तो यही है कि सत्ता, पावर, ये दुनिया का सबसे पुराना खेल है और पूरा का पूरा इतिहास साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस खेल के जो सारे नियम हैं, इसकी हर एक चाल, वो आज से कोई 2300 साल पहले ही एक किताब में लिख दी गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो नियम आज तक 1 इंच भी नहीं बदले हैं। तो चलिए, आज हम सत्ता के उसी सनातन, उसी इटर्नल फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी हमें सीधे ले जाती है आचार्य चाणक्य और उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र तक। देखिए, इसे सिर्फ एक किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में सत्ता को हासिल करने और फिर उसे चलाने का पूरा विज्ञान है, एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट। तो चाणक्य ने राज्य के 7 सबसे जरूरी अंग बताए थे, जिसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। और कमाल की बात यह है कि हर अंग का आज की दुनिया में एक सीधा साधा मॉडर्न इक्विवेलेंट है। जैसे स्वामी मतलब लीडर, मान लीजिए प्रेसिडेंट या सीईओ। फिर अमात्य यानी काबिल मंत्रियों की टीम, जो आज की कैबिनेट है। जनपद मतलब जमीन और लोग, यानी हमारा नेशन स्टेट। दुर्ग हो गई आपकी सुरक्षित राजधानी या मिलिट्री बेस। कोष मतलब देश का खजाना, उसकी जीडीपी। दंड मतलब सेना और पुलिस। और आखिर में मित्र यानी आपके सहयोगी देश, आपके एलाइज। और चाणक्य की चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि इनमें से एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ तो समझ लीजिए सत्ता की पूरी इमारत ढह जाएगी। अच्छा, अब इन पिलर्स को साधने के लिए उन्होंने 4 अचूक उपाय भी दिए, और ये शब्द हम सबने सुने हैं: साम, दाम, दंड, भेद। साम मतलब बातचीत, कूटनीति। दाम मतलब पैसा, कोई इंसेंटिव देना। दंड मतलब बल का प्रयोग, फोर्स। और भेद मतलब दुश्मन में फूट डाल दो, डिवाइड एंड रूल। आप यूं समझिए कि ये वो 4 मास्टर कीज हैं जिनसे सत्ता का कोई भी कैसा भी ताला खोला जा सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ये इतिहास में कैसे इस्तेमाल हुए। और आप देखेंगे कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े और कुछ सबसे क्रूर नेताओं ने शायद अनजाने में ही चाणक्य की इसी प्लेबुक का इस्तेमाल किया है। तो शुरुआत करते हैं जूलियस सीजर से, एक ऐसा जनरल जो अपनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा के दम पर रोम का तानाशाह बन गया। उसका मंत्र तो बिल्कुल साफ था: वेनी विडी विची। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। अब यहां देखिए, ये कितना दिलचस्प है। सीजर की हर एक चाल चाणक्य के फॉर्मूले में एकदम फिट बैठती है। उसने साम का इस्तेमाल किया और सेनेटर्स को अपने साथ मिला लिया। उसने दाम का इस्तेमाल किया, अपने सैनिकों को जमीन और पैसा दिया, उन्हें वफादार बनाया। फिर आया दंड का नंबर, अपने सबसे बड़े दुश्मन पोम्पी को गृह युद्ध में हरा दिया। और भेद नीति, हाँ, सेनेट में अपने जासूस बिठाकर हर साजिश की खबर रखी। और नतीजा, वो रोम का डिक्टेटर फॉर लाइफ बन गया, बिल्कुल टेक्स्ट बुक। सदियां बीत गईं, लेकिन फॉर्मूला वो वहीं का वहीं रहा। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। सोचिए, एक साधारण सा तोपखाना अधिकारी जो फ्रांस की क्रांति के उस केओस से निकलकर पूरे यूरोप का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन की पूरी स्ट्रैटेजी चाणक्य के सिद्धांतों की एक परफेक्ट केस स्टडी है। उसने मेरिटोक्रेसी लागू की, मतलब काबिलियत को सबसे ऊपर रखा, जो कि एक आदर्श स्वामी की पहचान है। फिर उसने नेपोलियन एक कोड बनाया, एक समान कानून व्यवस्था लागू की। ये दंड का एक बहुत ही सिस्टमैटिक इस्तेमाल था। इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करके उसने दाम और दंड दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया। और उसका जो जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसने तो भेद नीति को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब हम इतिहास के एक और भी स्याह पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। नाम है जोसेफ स्टालिन, एक ऐसा तानाशाह जिसने सोवियत संघ पर अपनी पकड़ बनाने के लिए क्रूरता की वो सारी हदें पार कर दीं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टालिन ने क्या किया? उसने चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को एक तानाशाही टूलकिट में बदल डाला। उसने एक नॉमेनक्लेचुरा सिस्टम बनाया जिससे सिर्फ वफादार लोग ही अमात्य यानी मंत्री बन सकते थे। फिर आया ग्रेट पर्ज, जिसके नाम पर उसने अपने सभी संभावित दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये दंड का सबसे क्रूर रूप था।
फिर उसने खेती का राष्ट्रीयकरण करके देश के कोष पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया और अपनी खुफिया पुलिस एनकेवीडी के जरिए डर का एक ऐसा राज कायम किया जो दंड का सबसे भयानक, सबसे आखिरी हथियार था। और अब 20वीं सदी का एक और बड़ा नाम, माओ त्से तुंग, वो इंसान जिसने चीन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। माओ का तो मानना ही यही था कि असली राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ ने चाणक्य के चारों उपायों का एक मास्टर की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अलग अलग समय पर बहुत होशियारी से। शुरुआती दौर में उसने साम का इस्तेमाल किया और अपनी पार्टी को एक जन आंदोलन बना दिया। गृह युद्ध के दौरान उसने किसानों से जमीन का वादा किया। ये थी दाम की रणनीति और उनका जबरदस्त समर्थन जीता। फिर जब वो सत्ता में आ गया तो दंड का इस्तेमाल करके अपने सारे विरोधियों का सफाया कर दिया और आखिर में कल्चरल रेवोल्यूशन के जरिए उसने भेद नीति अपनाकर पूरे चीनी समाज को अंदर से तोड़ा और फिर अपनी विचारधारा के हिसाब से उसे दोबारा गढ़ा। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज की दुनिया में, जहां 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है, और वो है अमेरिका बनाम चीन। इस टकराव को समझने के लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। इसे हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जब भी कोई उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित पहले से मौजूद शक्ति को चुनौती देती है तो दोनों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टकराव लगभग तय हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस महासंग्राम में आज कौन कहां खड़ा है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हाँ, ये साफ है कि अमेरिका की जीडीपी अभी भी चीन से काफी आगे है, लेकिन असली कहानी इस फासले में नहीं है। असली कहानी है इसके कम होने की रफ्तार में। ये जो गैप है ना, ये बहुत तेजी से भर रहा है। और देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ सेना और अर्थव्यवस्था की नहीं रह गई है, अब ये टेक्नोलॉजी की जंग है। सहयोगियों को, यानी चाणक्य के मित्र को अपने पाले में करने की होड़ है और पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालने की लड़ाई है। आप देखिए, एक तरफ अमेरिका के पास नाटो जैसा मजबूत गठबंधन है, तो दूसरी तरफ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के कई देशों में बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और इस पूरी राइवलरी में कई ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। ताइवान का मुद्दा इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके अलावा भी साउथ चाइना सी, टेक्नोलॉजी वॉर और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है, ये सब वो इलाके हैं जहां तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है। तो हमने इतिहास भी देख लिया और आज की स्थिति भी समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि इस सब से हम सीखते क्या हैं? सत्ता का वो कौन सा फॉर्मूला है जो कभी नहीं बदलता, जो इटर्नल है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, जाहिर है। हथियार बदल गए, सूचना की रफ्तार बदल गई, युद्ध का मैदान तक बदल गया है। लेकिन जो नहीं बदला, जो सनातन है, वो 3 बातें हैं। पहली, असली शक्ति हमेशा अर्थव्यवस्था से आती है। दूसरी, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस हमेशा डिसाइसिव होती है। और तीसरी, कि देश की आंतरिक एकता किसी भी बाहरी खतरे से कहीं ज्यादा जरूरी है। चाणक्य ने सच्चाई को, पता है, सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया था: कोश मूलो दंडा। मतलब ये कि खजाना, आपका ट्रेजरी, वही सारी शक्ति की जड़ है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, आखिरकार वही देश सैन्य और कूटनीतिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। ये एक यूनिवर्सल सच है। और आखिर में चाणक्य हमें सत्ता के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, सुखस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः। इसका मतलब यह है कि एक सुखी राज्य की जड़ आत्मनियंत्रण में है, सेल्फ कंट्रोल में है। जो शासक या जो राष्ट्र खुद पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रख सकता है, असल में वही दुनिया पर राज करने की असली क्षमता रखता है। क्योंकि सत्ता का जो अंतिम सूत्र है, जो अल्टीमेट फॉर्मूला है, वो यही है: असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है।